नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं हरिमोहन जी को। हरिमोहन जी खुद को अध्यापक कहते हैं, लेकिन सिर्फ अध्यापक तक ही नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा एक बहुत है और समसामयिक विषयों पे और खास तौर से पाकिस्तान के मामलों में डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। मैं डॉक्टर के साथ वैद्य जब कह रहा हूं तो वैद्य में बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन होती हैं। हरिमोहन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप म्यूट हैं। नमस्कार साहब, धन्यवाद आपने मुझे इस योग्य कहा। हाँ, बस इतना है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वैद्य हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी सर्जरी करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ, उसकी बीमारी के कारण, जड़ वाले कारण मैं ज़रूर बता सकता हूँ। बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि पाकिस्तान के हवाले से हरिमोहन जी का इंट्रोडक्शन दिया मैंने। इसका मतलब है कि आज हमारी चर्चा के केंद्र में हमारा वही पड़ोसी पाकिस्तान है। कई लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए अब महत्व नहीं रखता, पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करते हैं? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं कि आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते। इसलिए आपके अंदर कोई बदलाव की ज़रूरत ना करे, नेगेटिव बदलाव की ज़रूरत ना करे, इसलिए अपने पड़ोसी पर लगातार नज़र बनी रहनी चाहिए। पाकिस्तान में पिछले वैसे तो पाकिस्तान में रोज़ ही कुछ न कुछ होता है, लेकिन बलूचिस्तान, कश्मीर के बाद अगर भारतीयों का कहीं अगर इंटरेस्ट है दर्शकों, तो बलूचिस्तान में होता है। हिंगलाज देवी की कृपा हो या जिस भी कारण से हो, सांस्कृतिक कारण से हो, राजनैतिक कारण से हो, भौगोलिक कारण से हो, लेकिन बलूचिस्तान हमारे मन में बसता ज़रूर है। उसी बलूचिस्तान से कुछ डेवलपमेंट है, लगातार शोषण की कहानियाँ आप सब सुनते होंगे, लेकिन एक पूरा मार्च डेरा गाजी खान से निकल के अब इस्लामाबाद की सड़कों पर है और जितनी मास मर्डर हो रहे हैं, मास रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, उसके खिलाफ। और कहा यह जा रहा है, मुझे बताया गया मेरे सूत्रों द्वारा, कि उस भीड़ में आपको हिंदुस्तानी झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान के हक के नारे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जरा आइए हालचाल जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से हरिमोहन जी से। हरिमोहन जी, क्या है ये मामला? जरा अपडेट दीजिए ना, ये हुआ क्या है? देखिए, हुआ ये है कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी का 44% है, कुल क्षेत्रफल का, और जनता का जो जनसंख्या है उसका केवल 5% है। रिसोर्स रिच इतना है, ऑयल, गैस, कॉपर, आयरन और न जाने कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो भी बलूचिस्तान के अंदर मिलते हैं। अब वहां चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर एक तरीके की उसे कॉलोनी बना दिया गया है। वहां पर जनता को अगर आप देखेंगे तो बहुत गरीबी, बहुत भूखमरी। एक तो 44% एरिया में सिर्फ 5% अगर लोग रह रहे हैं, तो आप ये सोचिए पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी कम होगी। और दूसरा, सब उन लोगों को पीने के पानी तक नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई उस इलाके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां के सारे रिसोर्सेज को, जैसे इनका एक वो है, सुई जगह है जहां से इनके लिए गैस निकलती है, मतलब रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्स, वो क्या नाम है, ऑयल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज निकलते हैं। वहां बलोच यही तो मांग रहा है कि भाई साहब, उसके अंदर से जितनी गैस और ऑयल निकाल के ले जा रहे हो, आप प्लीज उसका कुछ हिस्सा हमारे डेवलपमेंट में भी खर्च कर दो। पाकिस्तान वो नहीं खर्च करना चाहता। सी पैक के $65 बिलियन पाकिस्तान खा गया। चाबहार पोर्ट सारा हजम कर गया, चाइना से पैसे ले लेके। बलूचिस्तान के लोगों को $1 नहीं मिला। और ऊपर से एक्चुअली प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि वहां अगर आदमी कोई शोर मचाता है, उसे उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। सर, 10,000 से ज्यादा का दावा बलूचिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, लोगों को उठा ले जाते हैं, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है, कहां चली जाती है पता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है, बस तूफान मचा रखा है। आप सोचकर देखिए, 60% पॉपुलेशन वाली पंजाबी पॉपुलेशन बलूचिस्तानी जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। सर, इसका एक सबसे बड़ा रीजन, एक तो पार्ट ये है कि उनको लूट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जड़ में एक जो समस्या है ना साहब, वो क्या है? पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन समस्या बड़ी ये है कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस से 5 जो प्रांत हैं पाकिस्तान के, 5 जो
प्रोविंस हैं, उन पांचों में से सिर्फ एक प्रोविंस ऐसी है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है, और वो है पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके के पंजाबी, जो बोलते पंजाबी हैं, लिखते उर्दू हैं, बिहेव एक मुसलमान के तौर पर करते हैं, कपड़े खाना पीना एक हिंदू के तौर पर है, और न जाने मतलब खाना पीना हिंदू के तौर पे है, लेकिन कोशिश करते हैं सोचने की अमेरिका के हिसाब से। अब ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस वाली जो कम्युनिटी है वो उस पंजाब पाकिस्तान में 60% है, और इस जो विकृत मानसिकता वाली जो कम्युनिटी है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर, अच्छा सर एक चीज और देखिए, जिसकी आइडेंटिटी नहीं होती उसके पास उस पर्टिकुलर जगह का या उस पर्टिकुलर लेवल का आइडिया भी नहीं होता, आइडिया ऑफ नेशन नहीं है, तो आइडेंटिटी तभी तो नहीं है। अब आइडेंटिटी नहीं है तो साहब क्या काम करोगे अब, लेकिन ताकत आपके पास है, आइडिया ना होकर आइडेंटिटी ना होकर ताकत आपके पास है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे बंदर के हाथ में तलवार है। एग्जैक्टली यही हुआ जब बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। साहब बांग्लादेश के साथ अगर डिस्प्यूट जो क्रिएट हुआ वो इसलिए तो था कि पूरी पावर वेस्ट पाकिस्तान में, और वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबियों के हाथ में, आर्मी पंजाबियों की, सब चीजें पंजाबियों की, रिसोर्सेज पर उनका कब्जा, लेकिन मेजॉरिटी में कौन थे साहब, बंगाली। अब उन बंगालियों को इसीलिए तो प्रॉब्लम थी कि बंगाली कहते हैं बंगाली इज आवर आइडेंटिटी, इस्लाम इज आवर रिलीजन, और हमारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करो, आइडिया ऑफ बंगाली को रिकॉग्नाइज करो, कल्चर ऑफ बंगाली को रिकॉग्नाइज करो, और वो सब इस्लाम के एम्बिट में फिट होंगे। इन्होंने यही नहीं किया। वहां से जो सर सोचकर देखिए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पंजाब में एग्रीकल्चर लैंड था, जूट इंडस्ट्री पूरी की पूरी, और उसके बाद क्या नाम है जो बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी बांग्लादेश में थी। उसका सारा पैसा कहां जा रहा है, वेस्ट पाकिस्तान। उनको कह रहे हैं आप केले के पत्ते बिछा के काम कर लो और केले के पेड़ों के पीछे जाके अपना निवृत्त हो लो। कैन यू इमेजिन सर, ये प्रॉब्लम थी वहां पर, और इसी वजह से इसी क्राइसिस की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। सर सिंध के साथ भी तो प्रॉब्लम यही है, मैं बलोच पे इसीलिए आ पा रहा हूं, सिंध के साथ भी तो प्रॉब्लम यही है। सिंध की पॉपुलेशन सिंधी है, वो आज भी राजा दाहिर के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक, तभी तो आप देखेंगे ना कि हिंदू पॉपुलेशन आज भी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो सिंध प्रांत में है, क्योंकि उन्होंने वो सिंधी कल्चर छोड़ा नहीं है। आज भी उनके अंदर वो पोलाइटनेस और सब चीजें हैं, और यही रीजन है कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का 70% जो है वो कराची पोर्ट से होकर गुजरता है और सिंध प्रोवाइड करता है। सिंध यही तो कह रहा है कि मेरे कमाई का 70% तुम ले जाते हो, मुझे तुम 13 या 14% भी नहीं देते हो, और क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा है उसके बाद तुम मुझे मारते भी हो। सर सोच कर देखिए, बीच में क्लेश आया था सिंध के अंदर, पाकिस्तानी रेंजर्स को सिंध की पुलिस ने पीट दिया था, और ये बड़ा तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, इसे दबा गए आर्मी वाले। इसी तरीके से एक और कॉन्फ्लिक्ट आया था 2020 के अंदर, 19 के बाद, सिंधी ब्रिगेडियर्स और सिंधी ऑफिसर्स ने पाकिस्तानी सेना से सामूहिक छुट्टी ले ली थी। ये क्लेश आया था बीच में, ये खबर थी। और सर क्यों? क्योंकि सिंधी और पंजाबी का डिफरेंस यानी कि है, कुछ तो है वहां पर। सर आर्मी के ऑफिसर छुट्टी लेने का मतलब आप समझिए, और वो भी सामूहिक, और वो भी एथनिसिटी के नाम पर, बड़ा खतरनाक है। कश्मीर में आप उठाकर देख लीजिए, खैबर पख्तूनवा में उठा के देख लीजिए। असलियत में मामला ये है कि ये सारे के ये जो पंजाबी फौज है पाकिस्तान की, ये कश्मीर में भी लड़ रही है कश्मीरियों से, क्योंकि कश्मीरियों की आइडेंटिटी है। ये खैबर पख्तूनवा में भी लड़ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी पश्तूनों की पठान आइडेंटिटी है। वो इनकी आइडेंटिटी मानने को तैयार नहीं है, और ये उनकी रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर इनकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज हो गई तो साहब पंजाबी तो हमारे यहां है, उर्दू तो भारत की भाषा है, उनके जो सूट सलवार है वो तो भारत के हैं। प्रॉब्लम ये है, और यही कारण है कि ये बलूचियों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। खेल अगर इसकी जड़ में जाओगे
तो बलूच पॉपुलेशन को, बलूच कल्चर को, बलूच एथनिसिटी को एक्सेप्ट करने का है। सर मैं एक बात बताइए, मैं अपने भाई को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो क्या मैं उसे हिस्सा दूंगा? मैं अपने पड़ोसी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानूंगा, उसको अपने से सेकंड क्लास थर्ड क्लास मानूंगा, तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ एक काम होगा, वो मेरे को क्या, मैं उसको कुछ दूंगा ही नहीं, उससे वास्ता ही नहीं रखूंगा, या हो सकता है उसके पास जो भी हो वो मेरा है, मैं ये मानकर चलूंगा। पाकिस्तान के साथ असलियत में यही है, जिसमें ये जो पंजाब में रहने वाले पंजाबी कम्युनिटी वाले हैं, इन्होंने सारे के सारे सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है। और यही कारण है कि जब बाकी 4 प्रोविंस इनसे हक मांगते हैं तो ये सबके साथ लड़ते हैं। यही कारण है कि आज के दिन पंजाब के अलावा कोई एक प्रांत पाकिस्तान में शांत हो तो बता दीजिए। और यही रीजन है कि एक समय 2012, 13, 14 के आसपास कभी लाल मस्जिद पे हमला हो रहा है, कभी पठानकोट पेशावर के सैनिक स्कूल पे हमला हो रहा है, और वहां जब 160 बच्चे सैनिक स्कूल वाले मारे जा रहे हैं तो बलोच जो आतंकवादी थे या जो अटैक करने वाले थे, मैं आतंकवादी नहीं कहूंगा उनको, ये भी नहीं कहते तो हम भी क्यों कहे, वो जो सेपरेटिस्ट थे वो डिमांड कर, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, अब तुम्हें पता लगा बच्चे के मरने का दुख क्या होता है, जब तुम हमारे बच्चों को मारते हो तब क्या हुआ। सर ये सिचुएशन को देखिएगा, ये बड़ी खतरनाक है। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान पे। सर बलूचिस्तान असलियत में बलोच आइडेंटिटी वाला है, जो कि आज भी हिंगलाज माता को अपनी जननी मानता है। वो ये कहता है कि ठीक है हम पूजा नहीं कर रहे, लेकिन हमारा कल्चर वो बलोच है, हमारी ओरिजिन वाली माता जो है वो है हिंगलाज माता है, हम उनकी संतान हैं, हम उनको सम्मान करेंगे, पूजेंगे नहीं, सम्मान तो कर ही सकते हैं। और तुम जो हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हो, एक तो हमारे रिसोर्सेज को लेके जा रहे हो, दूसरा उर्दू से लेकर दूसरी चीजें इंपोज कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। और यहां से वो जो नाराजगी पहले दिन से जो खान ऑफ कलात के टाइम के जो उसको धमकी दी एंड ऑल, वो जो नाराजगी जो पहले दिन से है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और सर ये 5वां फेज है जिसमें 2004 से लेकर सारी सिचुएशन आगे जा रही है। मैं इसी चीज की तरफ आपका सबका ध्यान बताना चाहता हूं, उसलिए में खेल यहां से शुरू हो रहा है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहां जब ये मामला शुरू हो जाता है तो यहां अब पाकिस्तान उस माइंडसेट को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब वो बलूची कहता है कि मैं बलोच हूं, तू मेरे को मेरा हक दे, तो पाकिस्तान की सेना जाके उसे मारती है, जो आवाज उठाता है उसको गोली मार देती है, गायब कर देती है, उसके घर वालों का रेप करती है, उसके मतलब औरतों का रेप करती है, बच्चों को मार देती है। सर 10,000 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, शुरू में तो भाई वो भी एक कोई भी कम्युनिटी हुई, एक लेवल तक तो आप कोने पे लगाओगे, उसके बाद रिटेलिएशन होगा। तो अब ये रिटेलिएशन क्या आ रहा है साहब? ये रिटेलिएशन आ रहा है यहां से कि अब वो लोग हथियार उठाकर खड़े हुए हैं, आर या पार के मूड में है। अब हथियार उठा के खड़े हैं, आर पार के मूड में है। और जरा सा अभी हुआ, जो अभी रिसेंट वाला है उस पर आता हूं। अब जरा सा कोई आर्मी कुछ भी करती है, पहले वो मारते हैं साहब। 5% पॉपुलेशन 60% पे भारी पड़ रही है, और वो मार रहे हैं, वो लड़ रहे हैं लिटरली। और भारत के झंडे लगाने का मतलब ये नहीं है कि भारत साथ खड़ा है। भारत के झंडे लगाने का मतलब ये है कि भारत के लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि कुछ साथ दो। लेकिन सब भारत की उम्मीद, भारत की एक पॉलिसी है, हम किसी के दूसरे के अंदर के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करते। हमारी पॉलिसी है, ना तो हम अपने घर में सांप पालेंगे, ना दूसरे के घर में सांप क्या नाम है सांपों को दूध पिलाएंगे, और ना ही दूसरे के बंटवारे में ताली बजाएंगे। हम चुप बैठे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान इसलिए तो कुछ बोल नहीं पा रहा, हम चुप बैठे हुए हैं। लेकिन अब वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे कि भारत को ऐसा क्यों नहीं करना, क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन सब सोच के देखिए साहब, इसमें भारत का कोई रोल थोड़ा ना है। झंडे अगर दिख रहे हैं तो वो मांग रहे हैं हमसे मदद, हम अब दे ना दे वो बात की बात। अब उसके बाद सर नेक्स्ट लेवल यहां पर ये है कि अब हुआ क्या। अभी एक लड़का था, मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं सर, वो लड़का पाकिस्तान की आर्मी कहती कि ये एक मिलिटेंट था और उसे मार दिया।
अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो लड़का एक दुकान चलाता था, उसको उसकी दुकान से उठा ले गए और मार के उसे आतंकवादी घोषित कर दिया, जबकि वो लड़का शरीफ था और इंस्टा से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म थे उन पे काफी एक्टिव रहता था, जैसे आजकल नॉर्मल लड़के रहते हैं। हो सकता है उसने ऐसा कुछ कह दिया हो जो कि बर्दाश्त से बाहर हो, मतलब बर्दाश्त ना किया जा पा रहा हो। अब हुआ यही है कि उस लड़के के चक्कर के अंदर पूरा सिंध, हर सर एक्चुअली क्या होता है ना, आदमी दूसरे के दुख से अपने दुख को जोड़ता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप मतलब बड़े भाई हैं बताएंगे कि ये ह्यूमन नेचर है, जुड़ता है। बिल्कुल। हमारे घर से भी अगर मेरे घर के ऊपर भी ऐसा कोई अत्याचार होगा, फिर पड़ोस में होगा, तो हम पड़ोस से अपने आप को जोड़ते हैं। वो अब भाई बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा रो रहा है, किसी का बाप उठा रखा है, किसी का भाई उठा रखा है, किसी का दामाद उठा रखा है, किसी का जीजा उठा रखा है, किसी के बेटे को उठा रखा है, किसी की मां के साथ कुछ रेप वेप किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को भरोसा नहीं कर सकते ना। बांग्लादेश के अंदर 20 लाख औरतों के साथ जो रेप हुआ था, उसका तो आज तक सॉरी तो बोलो, कुछ भी नहीं बोलते ये लोग। तो साहब बलूचिस्तानियों को कैसे छोड़ देंगे? ऐसे में एक प्रीवियस लीडर के बेटी मेहरंग बलूच, सर डॉक्टर है, एमबीबीएस है, वो इस मूवमेंट को लीड कर रही है ग्राउंड लेवल पर खड़े होकर, और सोशल मीडिया से एकदम से वो डेरा गाजी खान से आगे चलते हैं, और डेरा गाजी खान से आगे चल के इस्लामाबाद की सड़कों पर केवल इतनी डिमांड रख रहे हैं, केवल इतनी कि भाई हमें प्रेस क्लब जाने दो, वहां बैठ के हमें अपनी बात रखने दो, क्योंकि प्रेस क्लब से जो भी बात जारी होती है वो पूरे पाकिस्तान में फैलती है, दुनिया सुनती है, तुम हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। अब साहब फिर वही वाली बात कि बलोचों की एग्जिस्टेंस को ही पाकिस्तान कैसे नकारता है? साहब एग्जैक्टली ऐसे नकार रहा है, रात के अंधेरे में। सोचकर देखिए साहब, रात के अंधेरे में औरतों का जो हजूम आगे बढ़ रहा था, उनमें से बहुत सी औरतें और बच्चे गायब कर दिए। अब मुझे ये बताइए, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये लोग सपने देखते हैं भारत का बनने की, भारत बनने की? साहब किसान आंदोलन के अंदर है ना, उन्होंने वो लाल किले पे झंडा फहरा दिया था, हमारी सेना तब भी चुप खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सेना में ताकत नहीं थी, लेकिन वो हमारे अपने लोग हैं, गुस्से में हैं, झंडा वंडा फहरा के गुस्सा निकाल लेंगे, घर वापस चले जाएंगे। कम से कम शर्म तो आएगी कि भाई तुम करके क्या आए। हमारे यहां तो ये फिलॉसफी है। यही कारण है साहब कि किसान आंदोलन पूरा का पूरा चला, और एक नेता के लड़के ने गलती करी, वो जीप वीप चढ़ा दी थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, जनता की भावनाओं को समझा, मोर्चा संभाला, कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई, गलती हो गई, मैं ये सारे बिल वापस लेता हूं, कानून वापस लेता हूं। साहब ले लिए कानून वापस, जनता का सम्मान हो गया, जनता खुश हो गई। जिस बेल्ट में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन चल रहा था, उसी बेल्ट में मेरे हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, जनता खुश। हमारे डेमोक्रेसी है ना, हम समझ पाते हैं भावनाओं को। असलियत में वहां भावनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि सर भावनाएं जो है वो, यस सर आप अपनी बात पूरी करें प्लीज प्लीज। भावनाओं को, अच्छा लास्ट मैं अपना वो कह रहा था, भावनाओं को समझने के लिए जो संस्कार चाहिए साहब, संस्कार, भावना को समझने के लिए एक संस्कार चाहिए होता है ना, वो संस्कार कहां से आता है? वो संस्कृति से आता है। और जो संस्कृति है साहब, वो तो समय के हिसाब से और इतिहास के अनुभव को लेके आती है। अब ये लोग इतिहास ही नहीं पढ़ते, तो अनुभव, इनको संस्कृति कहां से पता होगी? कल्चर पता ही नहीं है। कल्चर नहीं है तो ट्रेडिशन का पता नहीं क्या है, और जो कल्चर और ट्रेडिशन को मान रहे हैं उनको ये लोग कुचल रहे हैं। तो मेस इस वजह से है, और कोई रीजन नहीं है मेस का, और ये इसीलिए सबको कुचल रही है, सबको जो फालतू बोल रहे हैं। औरतों बच्चों को उठाना, फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके घर में शांति हो जाएगी। ठीक बात सर, जिस बच्चे की मां के साथ एक बार बदतमीजी हुई होगी, वो पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान का दुश्मन नहीं बन गया होगा। और ये बलोच लिबरेशन आर्मी जितनी भी खड़ी हुई है, जो भी सेपरेटिस्ट या यूं कहें अपनी एक डिफेंस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई हैं, क्या उनको वो फ्यूल नहीं मिल गया? उन लड़कों का मिल गया।
कैसे आप उम्मीद करेंगे कि उनसे आप शांति में बना पाए सर? बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और आपने जितने गूढ़ तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से आपने ये बता दिया कि ये मामला कुल आइडेंटिटी क्राइसिस का है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन सबसे ऊपर 2 कौमी नज़रिया, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो इसका मतलब अब ये मान लिया जाए कि मज़हब का जो गोंद है या ग्लू है या चूरन है, वो ना अब इनको स्वाद दे रहा है और ना इनकी बॉन्डिंग कर पा रहा है। तो क्या ये अंतिम रूप से मान लिया जाए कि मज़हब इनको जोड़ नहीं पा रहा है? सर एक मुझे थोड़ा सा समय इसलिए चाहिए इस मामले में, एक्चुअली कि देखिए एक्चुअली क्या है, गोंद और मजहब की बात है ना सर, प्रॉब्लम मजहब में नहीं, प्रॉब्लम जिस आइडिया को इनको समझाया गया, चटाया गया, वो थी नफरत। नफरत सिखाई गई, हिंदू हमारा दुश्मन है। सर जब ये शब्द बच्चे को समझाया जाता है तो वो नफरत है। और जब एक बार नफरत आप एक आदमी से करना सिखा देते हैं तो आदमी जिससे नफरत करनी सिखाई गई वो तो गायब हो जाता है या कहीं चला जाता है कुछ भी, लेकिन दिल में नफरत रहती है। वो नफरत का पैमाना रहता है। पहले नफरत हिंदू से थी, हिंदू अलग हो गया। फिर नफरत बंगाली से हुई, बंगाली अलग हो गया। अब नफरत जो बाकी सबके साथ है, सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया और वो कादियानी और पता नहीं क्या क्या, तो साहब अफगानी, दुनिया के अंदर क्रिश्चियन, सबके साथ नफरत है। तो साहब उसे मैं मजहब से जोड़ने की जगह नफरत से जोड़ता हूं, जो सिखाई गई उसको मजहब की चाशनी में लपेट के जिहाद के नाम पर मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, ये जितने भी है ना, वो बच्चों को अफीम खिलाते रहते हैं नफरत की। वो नफरत करना सीखता है, अब उसे समझ में नहीं आता नफरत का क्या करे। तो भाई नफरत के अलावा जन्नत, जन्नत की हूर जो समंदर के पानी में थूक दे दो वो मीठा हो जाए, जब लॉजिक लगाते हैं ये लोग। तो साहब उसको मतलब फिर अब उसे मजहब कहें, उसे क्या कहें, मेरे को तो वो नफरत समझ में आती है कि उन्होंने शुरू से बच्चों को, लोगों को नफरत सिखाई, जो मजहब की चाशनी में डुबो डुबो के सबको खिलाई जाती है, चटाई जाती है। क्या दुनिया के बात बहुत सारे देशों में ऐसा है। क्या बात है! बिल्कुल। और आपने तो मुझे एक जुमले या चूरन कहिए उसका जो है वो पैरोडी बनाने को पे मजबूर कर दिया। जब आपने ये कहा कि मज़हब नहीं, दरअसल नफ़रत है, तो वो याद होगा आपको कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हैं? तो यहाँ तो सीधे-सीधे नफ़रत से मज़हब की दूरी तय हो रही है ना? हाँ, असलियत में नफरत ही मजहब बन गया है और जो बहुत असली बढ़िया। मजहब है वो पता नहीं कहां गया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने जिस हिसाब से कहा कि इनको बंगालियों से नफ़रत थी, बंगाली अलग हो गए। भई पहले हिंदुओं से नफ़रत थी, हिंदू अलग हो गए। बंगालियों से नफ़रत थी, बंगाली अलग हो गए। अब एकदम चलते-चलते अगर मैं आपको कहूँ कि इसको समेटिए, क्योंकि जल्दी इनकी नफ़रत आगे बढ़ रही है या बढ़े, ये भारत के लिए शुभ है, यानी कि नफ़रत जितनी बढ़ेगी, उतने इनके हिस्से होंगे। तो ये भारत के लिए शुभ है, क्योंकि अलग होकर ही मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बांग्लादेश और भारत के संबंध अपेक्षा रूप से ज़्यादा अच्छे हैं। इनका पार्ट अगर पूर्वी पाकिस्तान होता तो हमारे लिए नीचे भी एक समस्या होती, है ना? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इनका बँट जाना भारत के लंबे हितों में है? देखिए सर, बंगाल को आप ऐसे देखिए कि बंगाल गुलाम था, बंगाल गुलाम था। यस, यस सर, ठीक है। अब बंगाल गुलाम था तो उसे गुलामी के बाद इंट्रोस्पेक्शन किया तो उसने इंडिया को देखा कि इंडिया ठीक था, उसने एडजस्टमेंट करी। हालांकि बंगाल में अभी भी एक नेगेटिव आइडिया प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव आइडिया डोमिनेट करता है। अब आप इस पाकिस्तान को ऐसे देखिए कि पाकिस्तान जो है वो पंजाब के 4 गुलाम है। पाकिस्तान में पंजाब जो प्रांत है उसके 4 गुलाम है। सिंधी जिसे पंजाबी मार रहा है, बलोची जिसे पंजाबी मार रहा है, पश्तून जिन्हें पंजाबी मार रहा है, और कभी कश्मीर जिन्हें पंजाबी मार रहा है।
पश्तून को मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता हुआ नहीं देखूंगा, क्योंकि उनके लिए उनका सपोर्टिंग बैकग्राउंड जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान है, अल्ट्रा रेडिकल माइंडसेट। लेकिन सिंधी जो है वो पश्तूनों की तरफ देखने की जगह इंडिया की तरफ देखेगा, तो इंस्पिरेशन भी यहां से होगी और आइडिया भी यहां से आएगा। बलोची इंडिया की तरफ देख रहा है, अफगानिस्तान की तरफ नहीं देख रहा। कश्मीरी इंडिया की तरफ देख रहा है, अफगानिस्तान की तरफ नहीं देख रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, दे वुड गेट एन आइडिया फ्रॉम इंडिया, और इंडिया की तरफ आइडिया की, और जब आप आइडिया किसी कंट्री से लेते हैं तो आपके संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। एक स्टेप आगे पाकिस्तान के साथ क्या होगा, एक नया लेवल पाकिस्तान के साथ, नया लेवल ये होगा कि जब पंजाब प्रांत अकेला बचेगा तो अब ये लोग बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम क्या थे 1947 में, क्या रह गए 2030 में। जब ये इंट्रोस्पेक्शन होगा तब हो एक ऐसी जमात निकल कर बाहर आए जो हमारे और आपकी जैसी बात कर रही है, और हो सकता है हमारे इस वीडियो से उनको कोई नॉलेज मिले। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, सद्बुद्धि आए वो ठीक है, लेकिन उसी के साथ नकारात्मक ये है कि मजहब से ऊपर नफरत चली गई है, और मेरे ख्याल से ये आपके हिसाब से तो मतलब मेरे लिए एक ये नई दृष्टि है, बड़ी मजेदार दृष्टि है। मैं इस पर अब आगे थोड़ा काम करूंगा, मैं समझने का प्रयास करूंगा कि ये मजहब है कि नफरत है, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं, जो हमारे अनुभव बताते हैं और जो सामने दिखाई दे रहा है, और केवल भारत में ही नहीं दिखाई दे रहा है साहब, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ होती है कि हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि नौधा रईस, यानी नया-नया रईस बना हुआ आदमी जितनी जल्दी आग बनता है, उतनी ही जल्दी राख भी बनता है। तो मुझे लग रहा है कि 1600-1700 साल पहले से शुरू हुई कहानी का कैलेंडर भी उतनी तेज़ी से ही खत्म होने की तरफ चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ देखी जा सकती है। हरिवंश जी, आपने हमें समय दिया, और आज आप पहली बार हमारे प्रारब्ध पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है दर्शकों कि आपको हरिमोहन जी की बात पसंद आई होगी, और आगे भी हम हरिमोहन जी से इसी तरह अलग-अलग विषयों पर, मैंने कहा ना कि आप वैद्य हैं, और वैद्य हैं तो फिर सिर्फ एक बीमारी के नहीं है। अगर हमारे पड़ोस में एक बीमारी है तो आस-पड़ोस में कई सारी और बीमारी है, हमारे अंदर भी कई सारी बीमारी है, तो वहाँ आपको हमेशा ले चलने का प्रयास करते रहेंगे हरिमोहन जी के जरिए। तो आज के लिए हरिमोहन जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं, और आपका भी बहुत अच्छा चैनल है। हम चाहेंगे कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का लिंक होगा, उसे भी फॉलो करें। मैं भी आपको कभी न कभी और अक्सर वहाँ दिख जाया करूँगा। तो इस तरीके से ये एक बोहनी है साहब, इस बोहनी से इस लंबे सांस्कृतिक और विमर्श के रिश्ते को अब उम्मीद है कि कायम रखेंगे। हरि भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, हमें और हरि भाई, जो आपने मुझे यहाँ सपोर्ट किया और आप बुलाया, मैं इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हरि जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।